Morning students, this is the third part of fundamental rights, which is a part of chapter 1, which is constitution, why and how. Students, we were discussing about fundamental rights and we have discussed about one fundamental right, which was right to equality, and we have started right to liberty or right to freedom also, and we have discussed about right to speech and other rights, article number 20 and 19 as well. Today we are going to start from article 21. Yes students, in last videos we have discussed about all these rights, article 14 to 18, and we have discussed about two other rights, which is right to freedom 19 to 22. We have discussed about this, protection of rights too, and we have discussed about this right also, protection in respect of conviction for offences. Today we will discuss about this right, which is mentioned in article number 21 of Indian Constitution. Students, the article which is named as right to life and personal liberty, what does it mean? So students, in article number 21 this article is mentioned. अब इसका मतलब ये है कि आपको राइट टू लाइफ होगा. विच टाइप ऑफ लाइफ? अब यहाँ पे लाइफ का टाइप क्या होगा? द टाइप ऑफ लाइफ will be dignified, a life like humans. एक ह्यूमन लाइक लाइफ का आपके पास राइट रहेगा. आपकी वो राइट जो लाइफ होगी वो डिग्निफाइड होगी. और लाइफ का मतलब ही ये है, नो वन कैन हार्म टू यू. आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता. नो वन कैन किल टू यू. कोई आपको मार भी नहीं सकता है कि किसी ने आपको मर्डर कर दिया या फिर किसी ने आपको हार्म पहुंचा दिया, मारपीट करने लग गए. ऐसा कुछ भी किसी के पास राइट नहीं है. अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, देन यू कैन गो टू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट योर दिस फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ. लाइफ का मतलब ही है ज़िंदगी जीना. कोई आपकी ज़िंदगी आपसे छीन नहीं सकता है. कोई आपकी ज़िंदगी आपका मर्डर करके नहीं छीनेगा, नहीं आपके साथ किसी भी तरह की मारपीट करके, फाइटिंग करके वो आपको हार्म पहुंचा सकता है. ऐसा किसी के पास राइट नहीं है. ये तो हो गई फिज़िकल लाइफ की बात. लेकिन एक आपकी दूसरी लाइफ भी होती है कि लाइफ तो है लेकिन ये लाइफ कोई आपको मार नहीं रहा, कोई आपका मर्डर नहीं कर रहा. लेकिन जब हमारे पास असेंशियल कमोडिटीज़ नहीं है, जब मेरे पास फूड नहीं है, वाटर नहीं है, मेरे पास शेल्टर नहीं है, तो क्या ये मेरी लाइफ जीने लायक हो पाएगी? यहाँ मेरे पास तो है राइट टू लाइफ, मतलब मेरे पास जीने का अधिकार है. लेकिन न तो मेरे पास खाना है, न ही मेरे पास कोई घर है, और न ही मेरे पास कोई दूसरी असेंशियल कमोडिटीज़ हैं विच कैन सपोर्ट मी टू सर्वाइव हियर इन अ डिग्निफाइड मैनर, जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से प्राउडली जीना सिखाती हैं, जीने के लिए सपोर्ट करती हैं. वो तो क्या रहती है? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन. ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को रियल सेंस में एक लाइफ बनाती हैं. वरना जीने का तो क्या है, जीते तो कोई भी हैं, सभी हैं. आप एनिमल्स भी जीते हैं, लेकिन एनिमल लाइफ में और ह्यूमन लाइफ में एक डिफरेंस है. द डिफरेंस इज डिग्निटी. डिफरेंस इज ऑफ डिग्निटी. यहाँ पे डिग्निटी का ही एक डिफरेंस है कि जो एनिमल लाइफ है उनकी अपनी कोई डिग्निटी नहीं होती है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं उनकी अपनी डिग्निटी होती है.
और हमारी ये डिग्निटी, हमारी डिग्निटी का मतलब क्या है? डिग्निटी का मतलब है मान सम्मान, ठीक है, ऑनर, प्राइड, नथिंग एल्स, ठीक है। हम में मान सम्मान होता है, ऑनर, प्राइड होता है, एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम में मान सम्मान के साथ हम लोग जिएं और मरे भी मान सम्मान के साथ, तो इसके लिए तो क्या होना चाहिए कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। जिसके पास फूड, हेल्थ, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन, ये चीज़ें हैं ही नहीं उनके पास, वो लोग सड़क सड़क पर रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं खाना पीना सब कुछ वहीं हो रहा है, क्या उनका कोई सम्मान रहता है हमारी सोसाइटी में? नहीं। बैगिंग करते हैं, उनका सम्मान रहता है? नहीं। तो स्टूडेंट्स, जिनके पास असेंशियल कमोडिटीज़ नहीं होती हैं हमारी सोसाइटी में, असेंशियल कमोडिटी किसी के पास नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें नहीं हैं, तो क्या सोसाइटी में उनका सम्मान होगा? नहीं होगा। तो उनका सम्मान नहीं होगा तो फिर उनकी जो लाइफ है वो तो एनिमल लाइक लाइफ बन जाएगी ना। और ये एनिमल लाइक लाइफ बनना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है, इट इज़ आवर राइट। ये अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती है तो ये करना गवर्नमेंट की उस लिबर्टी को शो नहीं करता है और गवर्नमेंट उसको बड़े बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकती है। इट इज़ आवर राइट दैट गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड अस food, health, shelter, liberty and other facilities like education also। तो ये सब देना गवर्नमेंट हमें देगी, ये हमारा राइट है। और इसी राइट के अंडर गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा ऑनर, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ी सी डिग्निटी आ पाए, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है राइट टू लाइफ के लिए, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कोई भी आपको फिज़िकली परेशान नहीं करेगा। फिज़िकली कोई आपका मर्डर नहीं कर सकता है, फिज़िकली आपको हार्म पहुँचाना नहीं कर सकता है, आपका मेंटल टॉर्चर भी नहीं कर सकता है, या फिर आपको ब्लैकमेल करना वो भी नहीं कर सकता है। ये सारे के सारे क्राइम माने गए हैं जो एक पर्सन को परेशान कर सकते हैं, उसके ऑनर, उसके रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी, इनको कहीं ना कहीं वो हार्म पहुंचाते हैं, इसलिए सब का सब इलीगल है। लेकिन हाँ, जहाँ मैंने बात की थी फूड, हेल्थ, शेल्टर की, तो गवर्नमेंट आपकी लाइफ को डिग्निफाइड बनाने के लिए क्या करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड यू फूड। अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन पीरियड में भी गवर्नमेंट ने सबकी डिग्निटी मेंटेन रहे, सबकी लाइफ मेंटेन रहे, कोई असेंशियल कमोडिटी की शॉर्टेज की वजह से किसी की लाइफ नहीं चली जाए, कोई मर नहीं जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने डोर टू डोर सप्लाई की ड्यूटी ली है कि अगर किसी के पास किसी भी चीज़ की एसेंशियल कमोडिटी की अगर कोई भी स्कैरसिटी है, शॉर्टेज है, किसी को रिक्वायरमेंट है, देन दे कैन मेक कॉल टू गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी को भी कॉल करें, उनके पास वो उनकी जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं, सर्विसेज हैं, वो उनके पास पहुंचेगी। अगर किसी के पास फूड नहीं है तो उनके पास फूड पहुंचेगा, और फूड पहुंचेगा, किसी को अगर पैकेट में बना बनाया चाहिए तो वो मिलेगा, अगर किसी को रॉ मटेरियल चाहिए वो मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी कम्प्लीटली डबल, ठीक है, डबल थिंग्स प्रोवाइड कर रही है। जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर गवर्नमेंट पहले फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी वो गवर्नमेंट ने पहली बात तो डबल कर दी, और इसके साथ ही वो फ्री कर दी। पहले गवर्नमेंट बहुत लीस्ट चार्ज करती थी, जैसे मान लो 2 रुपीज़ पर केजी फॉर द वीट, जो APL वाले हैं,
बीपीएल वालों के लिए तो 1 रुपये किलो गेहूँ मिलते हैं। अब आप सोचो 1 रुपये किलो गेहूँ मिलते हैं बीपीएल वालों को, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसको भी फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने। क्यों फ्री किया? टू प्रोटेक्ट योर राइट टू लाइफ, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? आपको फूड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको हेल्थ, जान है तो जहान है ना, बीमार वगैरह पड़ गए तो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में तो खर्चे ही बहुत हैं। ठीक है, इस कंडीशन में गवर्नमेंट में जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे, हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट फ्री होगा, आपको टैबलेट फ्री में मिलेंगी, और जो भी ट्रीटमेंट वहाँ होता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और अगर आपको नहीं कि मुझे गवर्नमेंट में अवेलेबिलिटी मान लो डॉक्टर की नहीं है या फिर रिक्वायर्ड मशीनरीज अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, आप प्राइवेट में जाते हैं तो भामाशाह कार्ड के थ्रू आप जा सकते हैं। आयुष्मान भारत, जिन स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है वो पढ़ लो, जो नीडी पर्सन है उनको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ऑल ओवर द नेशन, पूरे नेशन में इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल, मान लो रजनी को कोई बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हो गई, हाइपोथेटिकली रजनी को कोई सीवियर डिजीज़ हो गई, अब यहाँ के हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ना तो डॉक्टर अवेलेबल हैं और ना तो सर्विस अवेलेबल है और ना ही फैसिलिटी दूसरी मशीन्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो रजनी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। पहले जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल जाया करती थी तो वो बहुत हैवी चार्ज इम्पोज करते थे, लेकिन इन आयुष्मान भारत स्कीम और अंडर आयुष्मान भारत स्कीम क्या हुआ है, 5 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है। 5 लाख रुपीज़ तक का मैं लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगेगा मेरा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकती हूँ मैं अपना ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट में तो सब कुछ फ्री है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ईच फैमिली को 5 लाख रुपीज़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। ये क्यों किया है? अगेन टू प्रोटेक्ट योर राइट टू लाइफ। वापस आते हैं, फूड आ गया, हेल्थ भी मिल गई, अब क्या चाहिए? मकान। ठीक है, अब मकान चाहिए तो किसी के पास अगर शेल्टर नहीं है, अगर उनके पास होम या हाउस नहीं है तो क्या होगा? गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है, इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की वेरियस स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है। यूआईटी में या फिर नगर परिषद आपकी जो होती है, आपके जो म्यूनसिपल काउंसिल्स कॉरपोरेशंस हैं या फिर आपकी नगर पालिका हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स है आपकी, वो भी शेल्टर बहुत चीप रेट पर अवेलेबल करवाती है और आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। और अगर ये चीप रेट भी आप बेयर करने के लिए एबल नहीं है, केपेबल नहीं है, ये चीप रेट भी फॉर शेल्टर, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में गवर्नमेंट अपने शेल्टर होम बनवाती है जहाँ पर कि आप रुक सकते हैं, लेकिन वो ऑलवेज़ आप खुले नहीं रहते हैं। हाँ, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, विंटर सीज़न बहुत जब अपने पीक पर रहता है, मानसून टाइम पर ये शेल्टर होम्स अवेलेबल रहते हैं और इनमें पूरी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहती हैं। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रही है? बिकॉज दिस इज़ योर राइट एंड टू प्रोटेक्ट योर राइट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। ये आपका राइट है और राइट को प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। गवर्नमेंट नहीं करेगी तो क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है, इंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। ये तो रहा एक ब्रीफली राइट टू लाइफ। स्टूडेंट्स, राइट टू लाइफ में नंबर ऑफ अदर राइट्स भी आते हैं। ऐसा नहीं कि राइट टू लाइफ में बस आपका रोटी कपड़ा और मकान आ गया तो इतने में राइट टू लाइफ ख़त्म हो गया। 1978 में मेनका गांधी 1978 में मेनका गांधी का सुप्रीम कोर्ट में केस आया
और सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में जजमेंट दिया और ये जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट काउंट हुआ। और ऐसा लैंडमार्क जजमेंट में लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर दिया कि ऐसी सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो एक ह्यूमन बीइंग को डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करती है, डिग्निफाइड लाइफ आपको जीवन में मान सम्मान देती है, ऐसी सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आएंगी और ये प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी। इट विल बी अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड यू राइट टू लाइफ। अब इसीलिए देखो यहाँ मैंने कहा डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो कुछ ज़रूरी है वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। अब क्वेश्चन ये है हम जैसे लोगों के लिए तो कि एम्प्लॉयमेंट या फिर अपन कहें जॉब जो है वो भी तो आपकी राइट एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए ज़रूरी है कि खुद जॉब करेंगे, खुद की अर्निंग होगी, किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, एकदम मान सम्मान के साथ जो भी करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, एक पूरे ऑनर और प्राइड के साथ करेंगे कि हाँ ये पैसा मैंने किसी से डोनेशन में फ्री में नहीं लिया, ये पैसा मेरी खुद की अर्निंग है, हार्ड मनी है मेरी। इसमें भी अपना एक पूरा सेटिस्फेक्शन रहता है। तो जॉब भी यूँ तो राइट टू लाइफ में आना चाहिए, ठीक है, ये भी राइट टू लाइफ है, कंसीडर कर लिया हमने। अब जॉब प्रोवाइड करना किसकी ड्यूटी रहेगी, क्योंकि राइट टू लाइफ है इसलिए ड्यूटी रहेगी आपकी गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट की ड्यूटी रहेगी तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकालती हैं, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने वैकेंसी मान लो नहीं निकाली और आप अनएम्प्लॉयड हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद जब आप अनएम्प्लॉयड हो गए, वैकेंसी आ नहीं रही है, तो क्या होगा? इस कंडीशन में गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है आपको अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 के अंडर गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगी, बेरोजगारी भत्ता देगी, गवर्नमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट मंथली आपको कुछ पैसा देगी कि राइट टू लाइफ में जॉब भी एक पार्ट आ जाता है। जॉब प्रोवाइड करना किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लेकिन गवर्नमेंट तो वैकेंसी निकाल नहीं रही है। तो वी आर सॉरी, गवर्नमेंट इज़ सॉरी, लेकिन गवर्नमेंट आपको इस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अलाउंस प्रोवाइड करेगी, पैसा देगी मंथली आपको कुछ, ताकि जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तब तक आप इस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के थ्रू अपने जो भी वर्क हैं वो आप कर सकें। ये है राइट टू लाइफ। कब आया था ये जजमेंट ऐसा जिसने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को और ज़्यादा ब्रॉड बना दिया? ये जजमेंट आया था 1978 में, और उस जजमेंट में ये बात भी कही गई थी कि राइट टू लाइफ में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसमें और भी आर्टिकल्स मेंशन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार राइट टू लाइफ में कोई चीज़ आ गई तो आ गई, वापस उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम टू टाइम अगर गवर्नमेंट चाहे या फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसमें और भी प्रोविज़न कर सकती है, और ये प्रोविज़न हुए भी हैं। कैसे हुए हैं ये आपको अभी हम यहाँ बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल आपको दिख रहा है, राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन अगेन आपकी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, हमने पहले ही कहा था, रोटी कपड़ा मकान के साथ ज़रूरी है हेल्थ एंड एजुकेशन भी। पढ़े लिखे होंगे और यही पढ़ाई लिखाई जो है हमें रेस्ट ऑफ सोसाइटी से, या फिर यूँ कहें कि एनिमल सोसाइटी से हमको डिफरेंट बनाती है। तो एजुकेशन भी रिक्वायर्ड है आपके लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या था, जो आपका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल मेंशन्ड नहीं था। राइट टू एजुकेशन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन 2002 by doing
86th अमेंडमेंट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट किया हमारी गवर्नमेंट ने, और कब किया? 2002 में किया। एंड थ्रू दिस अमेंडमेंट गवर्नमेंट एडेड एन आर्टिकल इन आर फंडामेंटल राइट विच इज़ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के अंडर ही ये डायरेक्शन दिए गए थे पेरेंट्स को भी और अदर सोशल वर्कर्स को भी, दैट इट विल बी अ ड्यूटी ऑफ गार्जियन, पेरेंट्स एंड अदर सोशल वर्कर्स टू एंश्योर द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन नियर बाई स्कूल्स। छोटे बच्चे मीन्स एज 6 to 14, 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उनका नियर बाई स्कूल में एडमिशन इंश्योर करना ड्यूटी रहेगी पेरेंट्स की, गार्जियन की, अदर सोशल वर्कर्स की, और पढ़ने का हक कि उस स्कूल में बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा, मना नहीं करेगा स्कूल एडमिशन देने से। ये पढ़ने का हक किसका है? बच्चों का है। राइट टू एजुकेशन कि आपको कोई स्कूल, अगर आप पूरी उनकी रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल कर रहे हो तो इस कंडीशन में वो आपको एडमिशन देने से मना नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ योर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। एंड इफ एनीवन इज वायलेटिंग दिस आर्टिकल देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। अभी आर्टिकल तो हमने देख लिया कि ठीक है, राइट टू एजुकेशन भी आपको 2002 में 86th अमेंडमेंट, जिसको हम लोग ब्रॉडली RTE कहते हैं, RTE। अब याद आ गया RTE, तो RTE आया था 2002 में बाय 86th अमेंडमेंट इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है, राइट टू एजुकेशन भी। मैंने पहले ही कहा था रोटी कपड़ा मकान के साथ क्या चाहिए? हेल्थ एंड एजुकेशन भी चाहिए। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल में आता है? 21 में। अब राइट टू एजुकेशन भी इसी का पार्ट है, तो राइट टू एजुकेशन किस में आएगा? राइट टू एजुकेशन आएगा आपके 21 सबसेक्शन A। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। नाउ पर्सनल लिबर्टी किसको कहते हैं? मैं पहले एक्सप्लेन आपको ये चीज़ कर चुकी हूँ। पर्सनल सोशल लिबर्टी, इसको हम लोग आगे नहीं जाएंगे। डिटेंशन के बारे में भी हम लोग इन डिटेल पढ़ चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन 23rd and 24th, 23rd and 24th article, which is आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली आपको मालूम होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाइल्ड लेबर का ये जो बैड ट्रेंड है वो स्टार्ट हो गया था। चाइल्ड लेबर स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। इसके अलावा धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे यहाँ पर कमोडिटाइजेशन होता जा रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ह्यूमन ऑर्गन्स की जो ट्रैफिकिंग है वो भी बढ़ती जा रही है ना। ह्यूमन ऑर्गन्स, किसी किडनी बेचती, किसी का आपने देखा ही होगा, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इल्लीगली किसी चीज़ को बेचना। ठीक है, इल्लीगल किसी को बेच रहे हैं तो इसको कहते हैं ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ऑर्गन्स की भी इल्लीगल ट्रैफिकिंग, कई बार आपने सुना होगा लोग बच्चों को चोरी करके चले जाते हैं, और उन बच्चों को चोरी करने के बाद जो मेट्रो सिटीज़, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, गांव से बच्चे लेके बच्चों को चोरी करके आते हैं, और या फिर कई लोग अश्योर करके आते हैं कि आपके बच्चे को हम लोग बड़े शहर में ले जाएंगे और वहाँ पे हम उसको बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और पेरेंट्स भी बेचारे भूले भाले उनके इस अश्योरेंस में आ जाते हैं, और मालूम पड़ता है कि वो बच्चे को उस सिटी में लेके जाके, मेट्रो सिटी में ले जाके उससे वो फोर्स्ड लेबर करवा रहे हैं। उसकी कंडीशन बहुत वर्स्ट है।
और ये बात मैं मन से नहीं कह रही हूँ कि रूरल एरिया से ले जाते हैं फिर अर्बन एरिया में उनसे वर्क करवाया जाता है। मेरी ये सारी बातें फैक्ट बेस्ड हैं। अगर आप इन चीज़ों को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप सत्यमेव जयते का एपिसोड देखेंगे। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ मूवमेंट उन्होंने चलाया था और इंडिया के लिए बहुत ये ऑनर की बात है कि इंडिया के ही कैलाश सत्यार्थी को नोबल पीस प्राइज़ मिला हुआ है। क्यों मिला है? बचपन बचाओ मूवमेंट में बहुत अच्छा काम करने के लिए मिला है। और बचपन बचाओ मूवमेंट में कैलाश सत्यार्थी ने क्या किया है? उन्होंने जो चाइल्ड लेबरर्स हैं उनको फ्री करवाया है फ्रॉम फोर्स्ड लेबर। और उन्होंने सत्यमेव जयते में क्या कहा था? कैलाश सत्यार्थी ने सत्यमेव जयते का एक एपिसोड मैंने देखा है, उसमें कैलाश सत्यार्थी ने बताया एक IAS ऑफिसर, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में कलेक्टर कहते हैं, एक कलेक्टर के घर पे एक बच्चा वो लोग अपने गांव से लाए। गांव से ला के शहर में गांव से अशोर करके क्या लाए थे कि हम आपके बच्चे को, कलेक्टर साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो हमारी एक रहती है टेंडेंसी, हम उस बात को ट्रस्ट कर लेते हैं। अब वो गांव में बच्चे के पेरेंट्स को अश्योर करके आए कि हम इसको अच्छी एजुकेशन और अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेंगे, हम अडॉप्ट करते हैं बच्चे को। लेकिन अडॉप्शन के बेस पे उन्होंने क्या करवाया? बच्चे से फोर्स्ड लेबर करवाया। और फोर्स्ड लेबर भी ऐसा करवाया, इतना ब्रूटल उन्होंने काम करवाया बच्चे का कि आप अगर कैलाश सत्यार्थी का इंटरव्यू पढ़ें तो ज़रूर आप अंदर से हिल जाएंगे कि ऐसा फोर्स्ड लेबर, ऐसी हमारे यहाँ पर सिस्टम भी ट्रेंड में रहा है। और हमारे यहाँ का कोई इलिटरेट सेक्शन नहीं कर रहा है हमारी सोसाइटी का। एक वाइट कॉलर जॉब करने वाला कलेक्टर लेवल तक के लोग भी ऐसे काम करते हैं। इतने ब्रूटल तरीके से बच्चों से ट्रीट किया था। एक एग्जाम्पल कैलाश सत्यार्थी बताते हैं कि जब वो बच्चा शायद कोई काम धीरे धीरे कर रहा था तो जो कलेक्टर की जो वाइफ थी उसने उस बच्चे के हाथ को बॉइल्ड वाटर में डाल दिया कि काम धीरे धीरे कर रहे हो, इसलिए बॉइल्ड वाटर में उन्होंने उस बच्चे का हाथ डाल दिया। इतनी ब्रूटैलिटी उन्होंने बच्चे के साथ की। तो ये है चाइल्ड लेबर, और ये कैसे एक चाइल्ड को अफेक्ट कर सकता है कि उसका पूरा का पूरा चाइल्डहुड, ना सिर्फ चाइल्डहुड बल्कि उसकी पूरी की पूरी लाइफ उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को बहुत अच्छे से मालूम थी। इस वजह से उन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट हाँ, इसलिए उन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, किसी किडनी बेच देना, किसी की आंखें बेच देना और इस तरह के दूसरे ऑर्गन्स की जो ट्रैफिकिंग होती है, या फिर खुद ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग होती है। आपने देखा होगा पंजाब और हरियाणा से या फिर दूसरे बिहार वगैरह से भी, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा, वेरी स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो गर्ल्स की ट्रैफिकिंग होती है और वो जाती हैं वेस्ट बंगाल और मुंबई में और हरियाणा और पंजाब में, जहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत कम है, लोगों गर्ल्स अवेयर नहीं रहती हैं और मैरिज करने के लिए वो फिर जो ब्राइड है उसको परचेज़ करके लाते हैं, पैसे दे के वो लड़कियां खरीद के लाते हैं। और ऐसे करके हमारी सोसाइटी में डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो चोरी, जिसको अपन कहते हैं बच्चा चोर, वो भी बढ़ रही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा एक सैडनेस क्रिएट करने वाली हैं, बहुत सैड हैं। और इसके अगेंस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 2 प्रोविज़न्स किए हैं जिनको फंडामेंटल राइट बनाया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आप देखेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 में है। दिस आर्टिकल 23 एंड दिस इज़ 24। 23 में कहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। एक तो ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिकिंग नहीं होगा, ना तो ह्यूमन बींग्स की होगी और ना ही उनके ऑर्गन्स की होगी, ना तो आप किसी की किडनी बेच सकते हो, ना ही इंसान को बेच सकते हो। आगे बात समझ में? ह्यूमन टू ह्यूमन आप किसी को सेल नहीं कर सकते, ह्यूमन्स आर नॉट सेलेबल।
डिग्निफाइड लाइफ होती है हमारी, हम खरीदने बेचने वाली चीज़ें नहीं हैं। और हमसे कोई फोर्स्ड लेबर अगेंस्ट आर विल हमसे कोई काम करवा ले, ये भी गलत है। अगर फिर भी कोई करवाता है देन अगेन वही रिपीट करूँगी मैं, आप भी अंडर आर्टिकल 32 अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो आप एक रिट तो कम से कम डाल ही सकते हैं, या फिर लोगों को अवेयर करने का काम करें। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो जो राइट्स हैं उनसे आप लोगों को अवेयर करें, वो लोगों को बताएं आप। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड हैजार्डस जॉब्स। हैजार्डस जॉब्स कैसी थी? हैजार्डस जॉब्स रहती हैं माइनिंग जॉब्स, फैक्ट्री वाली ऐसी जॉब्स जहाँ केमिकल्स बनते हैं, जहाँ मशीनरी इतनी बड़ी होती है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी जैसी काम होती हैं, और बच्चे का हाथ भी उसमें आ जाता है। अगर ऐसे हैजार्डस जॉब्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने की रिक्वायरमेंट होती है और बच्चों की लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है, तो ऐसी जगह पर चिल्ड्रन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोहिबिटेड है, आप उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। ये हैजार्डस जॉब्स का अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो आप वही वापस बताऊंगी मैं आपको कि आप हिस्ट्री में एक चैप्टर है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 11th क्लास में ही है, सिलेबाई उठा के देख लो, उसमें आपको देखने को मिलेगा लेडीज़ और चिल्ड्रन वाला एक पार्ट, आपको सब सेक्शन देखने को मिलेगा लेडीज़ एंड चिल्ड्रंस। उस लेडीज़ और लेडीज़ और चिल्ड्रन वाला जो सेक्शन है आप उसको एक बार पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा द टाइप ऑफ हैजार्डस जॉब। नाउ वी आर मूविंग ऑन अनदर राइट विच इज़ आर्टिकल 25 to 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक्चुअली देखो स्टूडेंट्स, जिस टाइम पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कौन से टाइम पर बन रहा था? 1946 में स्टार्ट हुआ था, 1949 में प्रिपेयर हो चुका था और 50 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। 46 स्टार्ट हुआ, 49 प्रिपेयर हो गया था और 50 इवेंचुअली 26 जनवरी 1950 को वो इम्प्लीमेंट हुआ था, और इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये गैप क्यों, जब बन पहले गया था तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर अगर आपको जानना हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन हाँ, अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए अभी यहाँ अपन इस पर नहीं जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आर्टिकल 25 to 28 मैं बात कर रही थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन सिचुएशंस में बना था। 26 to 50 ये एरा अगर अपन ले लें, इस टाइम पर इंडिया में हो रहे थे कम्युनल क्लैशेस, कम्युनल वायलेंस, या फिर सिंपल वे में कहूँ तो हमारे यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, गदर मचा हुआ था इंडिया में। जो वेरियस कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन्स थे, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करने का काम कर रही है, दूसरी तीसरी को डोमिनेट करने का काम कर रही है, तो ये डोमिनेशन का काम कंटिन्यू चलता रहा था इंडिया में बिफोर गांधीज असैसिनेशन। जब तक गांधी की डेथ नहीं हुई तब तक ये चलता रहा था। और स्टूडेंट, इतना सीवियर था ये सब, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही है, और जहाँ पर मेजॉरिटी किसी की है, मान लो मेजॉरिटी ए कम्युनिटी की है और माइनॉरिटी बी कम्युनिटी की है, तो ए या तो बी का मर्डर कर रही है, पहली बात, या फिर ए बी को माइग्रेट कर सकती है कि यहाँ से भाग जाओ, दूसरी बात। तीसरी बात ये हो सकती है मारेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, लेकिन हाँ अपना रिलीजन प्रैक्टिस मत करो। आप जो रिलीजन आप प्रैक्टिस करते हैं, अभी जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को मत मानो, आप कन्वर्ट हो जाओ इनटू रिलीजन ए। ये सारी चीज़ें थीं। अब रिलीजन को मानने से मना कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा रिलीजन ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मना कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया दिक्कत। लेकिन रिलीजन सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग, है ना। आपके जीने का तरीका आपको देता है आपका रिलीजन, और आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं।
अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं और आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे आपसे डिमांड होती है कि आप नॉन वेजिटेरियन भी कंज्यूम करें। अब जब आप प्योर वेजिटेरियन हैं और आपसे डिमांड अब नॉन वेजिटेरियन की हो रही है, हाउ विल यू फील? आई कैन फील दैट, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि अगर मुझे कोई ऐसा फोर्स करता है तो ये मेरे लिए लाइफ को थ्रेट होगा, मैं मरना मंजूर करूँगी, लेकिन मैं वो कंज्यूम नहीं करूँगी। और इसी तरह से अगर मैं एक इस्लामिक मुस्लिम हूँ और मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, और हिंदुज़्म में जहाँ प्योर हिंदुज़्म में वेजिटेरियन की बात होती है, अगर मुझे वो बिल्कुल वेजिटेरियन बनाने पर तुले हुए हैं कि नहीं अब आपको वेजिटेरियन ही कंज्यूम करना पड़ेगा, आपको रिलीजन कन्वर्ट करना है, तो वो भी एक पर्सन के लिए बुरा होगा, क्योंकि वो उसके सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। सर्वाइवल, जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? खाना। खाना खाओगे तभी तो ज़िंदा रहोगे, और आपके खाने के सिस्टम ही चेंज कर लिए जाएँ तो सब कैसा रहेगा? नो फूड नो लाइफ। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये राइट टू फ्रीडम, स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दी कि आप आपके रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो और कोई आपको मना नहीं करेगा और ना ही कोई आपको सप्रेस करने की कोशिश करेगा। और फिर भी करता है तो अगेन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि देखो मेरा धर्म मानने से ये मना कर रहे, मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने से ये मना कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कोरोना टाइम पर चले जाएं कि देखो हमको टेंपल में एंटर नहीं करने दे रहे, इमरजेंसी पीरियड, या फिर गवर्नमेंट ने अगर नेशन वाइड कोई प्रोविज़न किया है तो वो चीज़ें एक्सेप्शंस हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ईच एंड एवरी फंडामेंटल राइट का अपना कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन हाँ, अगर जनरल टाइम में जब सब लोग जा पा रहे हैं, आप ही को जाने से मना कर रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 25 to 28 का वायलेशन होगा और सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। ब्रीफली हम एक बार इनको रीड कर लें। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 25 पे आते हैं पहले, ये सीरियल वाइज 25, 26, 7, 8, ठीक है, ऐसे चलेगा। सो आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आप चाहे किसी भी धर्म को माने। मैं हिंदू हूँ, लेकिन अगर मुझे दरगाह जाना है तो कोई मुझे मना नहीं करेगा कि आप दरगाह नहीं आ सकते, मैं जा सकती हूँ। और हम लोग जाते भी हैं, जब भी हम लोग अजमेर जाते हैं, हिंदूज़ भी टूरिज्म पर्पज़ से ही जाएं, लेकिन हम दरगाह जाते हैं। और जो मुस्लिम्स हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं, हम लोग देखते हैं वो अगर अजमेर आए हैं तो पुष्कर ज़रूर जाते हैं, भले टूरिस्ट पर्पज़ से ही जाएं, लेकिन जाते ज़रूर हैं। ये आपकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस है, आप चाहे किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करें, फ्री प्रोफेशन आप उसको माने, प्रैक्टिस करें, और प्रोपागेंडा आप चाहें तो उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप चाहें तो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज भी कर सकते हैं। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का मतलब होता है कि आप कोई टेंपल बनवाना चाहें, बनवा सकते हैं, और अगर कोई दूसरा भी प्रैक्टिस आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन हाँ, सब कुछ लीगल वे में होना चाहिए। इलीगली किसी ज़मीन पर कब्जा करके आप कहें कि मैं तो मंदिर बनवाना है, ये गलत होगा। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब फ्रीडम टू पे टैक्सेस, अभी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पे टैक्सेस का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में इसको कहते हैं चंदा देना, है ना। तो आप अपने रिलीजन के प्रमोशन के लिए चंदा दे सकते हो। होते ही हैं अपने यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो चंदा लेने आते हैं। अगर ब्राह्मण्स का हो गया तो परशुराम जयंती पर हो गया, सिंधी कम्युनिटी का हो गया तो वो लोग चेटीचंड हमारा जो एक फेस्टिवल होता है उस पर वो चंदा लेने आते ही हैं। ये है पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आप दे सकते हैं। या फिर आप चाहें, जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ और मैं क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए भी चंदा दे सकती हूँ। मना ही नहीं है कि आप हिंदू हो तो हिंदुओं को चंदा दोगे और किसी को चंदा नहीं दोगे, ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हाँ, रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप फ्रीली अटेंड कर सकते हो। आप चाहो तो उसको अटेंड करो, आप चाहो तो
ना करो, इट डिपेंड्स ऑन योर विल। मान लो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मान लो किसी कॉलेज में कोई प्रेयर हो रही है, और वो प्रेयर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हम लोग कॉलेज नहीं, स्कूल ही ले लो, आप स्कूल के स्टूडेंट हो, स्कूल में प्रेयर हो रही है ना। और अगर किसी स्टूडेंट को, किसी टीचर को, किसी को भी लगता है जो उस प्रेयर में प्रेजेंट हैं, उनका अपीयरेंस है वहाँ पे, उनको लगता है कि नहीं ये तो पर्टिकुलर रिलीजन ए को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, बी को इसमें बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जा रहा है, और वो उसको चाहे तो उसका वो मना भी कर सकता है, पुल आउट कर सकता है अपने आप को, वो चाहे तो मीटिंग छोड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिलीजन ए को प्रमोट करने वाली जो प्रेयर हो रही है, असेंबली हो रही है, उसको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो चाहे तो असेंबली में पार्टिसिपेट करने से मना कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड यू फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जहाँ बात कर रहे हैं, दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर सर्टेन। ऐसे नहीं है कि आप अपने स्कूल में भी ऐसे करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। सर्टेन जो डिसाइडेड है उन्हीं में ही ऐसी फ्रीडम मिलेगी। Yes students, this is the end of this video. In next videos we will continue this chapter. Till then keep learning, and if you have any doubt, query or problem, then you can contact me directly. This is me, Rashni Kagawani, signing off. Thank you so much.